Hello and welcome to the Schengen visa application process video. This is a group of videos that we're going to discuss about how to apply for a Schengen visa. Specifically, we're going to apply for a Spain visa. So, से आगे हम discuss करेंगे what are the documents that are required, that are needed to be attached with the application process. And secondly, we're going to talk about how to process these documents and how to submit those documents, how to get the appointment from the BSL Pakistan. In this video, we are going to discuss how to fill the form electronically. So let's get started. तो एप्लीकेशन प्रोसेस को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले डाउनलोड करना है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। सो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए फॉर्म डाउनलोड कहाँ से किया जा सकता है। सो लेट्स गो ऑन टू द वीडियो। सो सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर की स्क्रीन पे लिखना है thespainvisa.com। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे spainvisa.com ताकि आपको स्पेन की वेबसाइट के ऊपर लेके जाए जहाँ से अपने वीज़ा को अप्लाई करना है। वहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वहाँ से हम इसको आगे से आगे लेके चलते हैं। तो स्पेन वीज़ा लिखेंगे आप गूगल के ऊपर, तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी, आप इसे ओपन कर लेना है। ये कुछ डिस्क्लेमर्स हैं, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने क्योंकि वीज़ा टाइप जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो टूरिज्म वीज़ा है, इसको शॉर्ट टर्म टूरिज्म वीज़ा भी कहते हैं, जो लेस देन 90 डेज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आज का फोकस हमारा टूरिज्म वीज़ा के ऊपर ही है। शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा वो वीज़ा होता है जहाँ आप स्पेन के अंदर एटलीस्ट 30 डेज के लिए रह सकते हैं। दैट्स बेसिकली व्हाट इज रिटन इन द डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप इसके ऊपर जाके 3 महीने तक रह सकते हैं। बेसिकली इमिग्रेशन ऑफिसर हम स्पेन के अंदर जब जाते हैं तो वो डिसाइड करता है कि आपको कितने दिन अलाउ करना है स्पेन के अंदर। तो बेसिकली हम इसको थोड़ा गो थ्रू करते हैं सारी डॉक्यूमेंटेशन को। वीज़ा फीस करंटली पाकिस्तान में अभी 29,379 रुपये है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं 12 साल तक वो 14,694 रुपये उनके फ़ीस है। और जबकि 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनका वीज़ा फ़ी फ्री है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आपके पास इन्फेंट्स या चाइल्ड आप जो 6 साल से कम है वो जा रहे हैं तो इसके लिए वीज़ा फ़ी बिल्कुल फ्री है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन हम डिस्कस करेंगे। फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसिंग टाइम, बेसिकली इस वीडियो में हम एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का फोकस इसी पे रखते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज वाला ये आपने डाउनलोड कर लेना। ये आपके ब्राउज़र में भी ओपन हो जाते हैं, आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। बट इट्स अ गुड थिंग कि आप इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर लें ताकि आपको प्रिंट आउट लेने में आसानी रहे। ये हमारे पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, इसमें थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये सारे ब्लू एरियाज़ जो हैं यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी पासपोर्ट, ये फर्स्ट सेक्शन जो है ये सारा आपने अपने पासपोर्ट से देख के करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर नेम हम पाकिस्तानी इसको मोस्टली लास्ट नेम भी कहते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा नाम है मोहम्मद ज़ैन अब्बास, ठीक है। तो हम इसमें जो लास्ट नेम, ये सर नेम जो हमारा है वो अब्बास आ जाएगा, ठीक है। और गिवन नेम जो हमारा आ जाएगा मोहम्मद ज़ैन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक सेकंड पॉइंट भी है, अगर आपका नेम बर्थ के टाइम पे कुछ और था तो वो यहाँ पे फिल किया जा सकता है। तो अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं। एक बात याद रखनी है कि आपने सारे फॉर्म को लाजमी फिल करना है। जो आपके रेलिवेंट नहीं है वहाँ आप नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं, जो आपके रेलिवेंट है वहाँ आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। कोई फॉर्म खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। और सेकेंडली आपने ये सारा फॉर्म कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है, कोई लोअर केस में फिल नहीं करना है आपने फॉर्म, इस फॉर्म को। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने डेट, मंथ और ईयर की फॉर्मेट में लिखनी है। बेसिकली अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर, ठीक है, 1987, तो आपने कुछ इस तरह से एक डेट फॉर्मेट ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा कि ये इस तरह लिखें क्योंकि मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में इस तरह से लिखा था। प्लेस ऑफ बर्थ भी आपके पासपोर्ट से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप पाकिस्तान, जो अगर आपका PAK लिखा हुआ है तो आप पाक लिखेंगे। अगर आपके लिखा हुआ है पाकिस्तान तो आप पूरा पाकिस्तान यहाँ पे लिखेंगे, या जेहलम
पाकिस्तान, इस तरह से आप करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, करंट नेशनैलिटी हम मोस्टली हमारे केस में पाकिस्तानी होगा। Again, this is all the information is available on your passport first page. Okay, so don't confuse with anything else. Just read about this in the first page of your passport and then go about from there. Okay. अगर आपकी नेशनलिटी बर्थ के टाइम पे डिफरेंट थी तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करते हैं। आपके पास अगर कोई और नेशनैलिटीज़ हैं, अगर कोई और नेशनलिटी होल्डर हैं तो वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को चेक कर दें जो आपके रेलिवेंट है। ठीक है, अपना स्टेटस बता दें, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, क्या है। ठीक है, तो मेक श्योर जस्ट चेक वन बॉक्स, डोंट इनकरेक्टली चेक टू बॉक्सेस, जो कि ये मसला बन सकता है उसके बारे में। ठीक है, अगर आप माइनर हैं, अगर आप किसी अपने छोटे बच्चे का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके गार्डियन, अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। तो लेट्स अज्यूम वी आर जस्ट फिलिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आवरसेल्फ। हम नेक्स्ट वीडियो में हम माइनर्स के लिए भी वीडियो बनाएंगे कि माइनर्स के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे इसको नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं, ताकि वी जस्ट वांट टू मेक श्योर वी आर फिलिंग द इंफॉर्मेशन फॉर्म फॉर आवरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड नंबर अपना लिखते हैं, जो भी आपके आईडी कार्ड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट कौन सा है। मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज एन ऑर्डिनरी पासपोर्ट दैट यू ऑल हैव। सही है, ठीक है, आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ इशू, अगेन जस्ट मेक श्योर यू फॉलो द सेम फॉर्मेट दैट यू आर फॉलोइंग द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जस्ट राइट दैट। ठीक है, ये आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी का पूछ रहा है, इशूड बाय पाकिस्तान। ये 16 पॉइंट भी आपको अपने पासपोर्ट में मिल जाएगा। 17 पॉइंट में आपको कह रहा है कि अगर आपको कोई फैमिली मेंबर यूरोप या यूनाइटेड किंगडम में रहता है तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगर नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल लिख के आगे मूव कर जाए। ठीक है, so in our case I just want to write all the information in all those boxes so that visa officer doesn't get confused that I have mistakenly left it out. So I just want to write all the information in all of the boxes. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन इस पॉइंट को भी आप नॉट एप्लीकेबल छोड़ सकते हैं, अदर पे मार्क करके इसको नॉट एप्लीकेबल करते हैं। बेसिकली वो आपसे यही पूछ रहा है कि फैमिली रिलेशनशिप विद यूके एंड चाइना बेनिफिशियरी विद द विड्रॉल एग्रीमेंट इफ एप्लीकेबल। अगर कोई ऐसा सिटीजन है जो विड्रॉल एग्रीमेंट के ऊपर इन सिटीज या इन कंट्रीज के अंदर है तो उनकी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें। So basically we don't have anyone there, so we just want to write NA in all of those places. अच्छा, रेजिडेंस इन द कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी। अगर आपकी कहीं और नेशनैलिटी है, आप वहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे नहीं है तो जिस लीव इट है। अपना करंट ऑक्यूपेशन, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपना करंट ऑक्यूपेशन क्या बताते हैं। बेसिकली इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, आप जॉब करते हैं तो आप इसको एज एन एम्प्लॉय लिखेंगे। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पे आप बिजनेसमैन लिखेंगे। ठीक है, अनदर थिंग दैट यू वांट टू मेक श्योर टू राइट हियर इज दैट एम्प्लॉयड एज आप लिख सकते हैं एज अ बैक एंड लीड, राइट। सो this gives enough information for the visa officer to look that I have provided enough evidence in the cover letter as well that I'm working as a backend lead. So यहाँ पे भी हम अपना current occupation इसी तरह ही make sure करेंगे। If you can just write an employee, that is just will surface the need, but we just want to make sure we provide the enough information. ठीक है, अच्छा, अब जब यहाँ पे आपने बता दिया कि आप एम्प्लॉय हैं, तो आपने एम्प्लॉयर का नेम एंड नंबर लिखना है। ABCINC लाहौर पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, आपने उसका एड्रेस लिख दिया। ठीक है, जिसको आपने उसका टेलीफोन लिख दिया। टेलीफोन नंबर मेक श्योर आपने करना है कि +92 के साथ लिखें।
ठीक है, फ़ोन नंबर लिख दिया। अगर आप स्टूडेंट्स के लिए आपको फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट या अपनी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अगेन दैट इज़ अ सेपरेट वीडियो दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इन दैट। सो लेट्स मूव ऑन। क्योंकि हम एज एम्प्लॉय लिख रहे हैं तो हम अपनी कंपनी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। पर्पज ऑफ विजिट बेसिकली 90% इट इज़ अ टूरिज्म वीज़ा, राइट? सो हम इसको टूरिज्म मार्क करेंगे। So additional information, the purpose of stay. I think we have just wrote it down that we want to visit it as a tourism. So they're asking if we want to describe in other terms कि और इन्फॉर्मेशन आप क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में। बेसिकली हम इसके लिए कवर लेटर, डिटेल कवर लेटर होता है जो हम वो लिखेंगे इसके बारे में। तो कवर लेटर में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, तो यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड in the cover letter, right? So that this will give information to the visa officer that we have written down a cover letter as well, where he can look for the more information about the tourism, right? Okay, let's move on. Point number 25. This is very important. So इसको मैं थोड़ा सा elaborate करना चाहूँगा आपके सामने. So the point number 25 is asking that a member state's main destination and other member states of destination if applicable. ये पूछ रहा है आपसे कि आपकी मेन डेस्टिनेशन कौन सी है। मेन डेस्टिनेशन इज द डेस्टिनेशन वेयर यू गोइंग टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द शेंजन एरिया, राइट? सो जैसे कि आपको पता है कि मोर देन 25 कंट्रीज आप विजिट कर सकते हैं ऑन दिस वीज़ा। सो you just need to make sure you need to write the country name in which you are spending most of your time. So in our case, it's Spain, right? So let's suppose if you are spending 3 days in Spain, right, and 3 days in Portugal, or for example, or you can write to Netherlands, or like if you have same number of days in all of the countries, so we'll just write the name of the country that is the main destination or the first destination of your visit, right? सो यहाँ पे हमारा क्योंकि स्पेन है और हम किसी और कंट्री पे नहीं जाना चाह रहे, तो विल जस्ट राइट स्पेन, राइट? और हम कौन सी कंट्री जिससे हम फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं, राइट? सो हम स्पेन ही लिखेंगे और स्पेन से हम वापस आएंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हम स्पेन आते हैं, ठीक है, स्पेन से हम किसी और नीदरलैंड जाते हैं, ठीक है, फिर हम वापस आते हैं, स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सारी कंट्रीज इस पॉइंट नंबर 25 में लिखेंगे कि हम इन कंट्रीज में होकर जाएंगे, और उन सारी कंट्रीज के अंदर से जो कंट्री जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे दैट विल बी कॉल्ड योर मेन कंट्री, राइट, मेन स्टेट। सो वहाँ से आप, और जनरली इस रूल ऑफ थंब कि जहाँ जो आपकी मेन स्टेट ऑफ रेजिडेंस है, जहाँ पे आपने जाना है, वहीं पे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करेंगे। सो हमारे केस में दिस इज जस्ट वेरी सिंपल, हम स्पेन ही जा रहे हैं, अब स्पेन से ही हम वापस आ रहे हैं, वी नॉट गोइंग टू कवर एनी अदर कंट्री, सो दिस इज जनरली स्पेन एंड स्पेन, राइट। आपके पास अगर 1 एंट्री है तो आप जब एक दफ़ा इस एरिया में एंटर हो जाते हैं तो दोबारा आप एग्जिट होकर दोबारा एंटर नहीं हो सकते, राइट। बेसिकली वेरी सिंपल, 2 एंट्रीज मीन्स कि आप एक दफ़ा आप बाहर जाके, इन स्टेट से बाहर जाके दोबारा आप एक दफ़ा और एंटर हो सकते हैं, और मल्टीपल मीन्स कि यू कैन कम एंड गो मल्टीपल टाइम्स। So that case generally depends on how you want to put your case in front of the visa officer. So उसके अलाइन होना चाहिए। अगर आपका कवर लेटर और टेनरी इस तरह से है कि आपको जस्ट 1 एंट्री एंड 1 एग्जिट ही चाहिए, अगर आपको 1 एंट्री और 1 एग्जिट ही चाहिए तो आप इसको 1 एंट्री मार्क करेंगे। अगर आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए, दैट इज डिपेंड इन योर केस। सो मेक श्योर यू choose this wisely. Don't just write multiple entries that if that doesn't make sense, right? So the point number 28 is asking about the intended date of arrival for the first intended stay in the Schengen area. So date of arrival आपसे पूछा जा रहा है कि आप शेंजन एरिया में कब दाखिल होंगे, तो आप इसके सेम फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन फिल आउट कर सकते हैं कि मैं कब शेंजन एरिया में आऊँगा। तो बेसिकली यू कैन एंटर शेंजन इन 2 to 3 days। आप फेरी से आ सकते हैं, आप लैंड बॉर्डर से आ सकते हैं, और बेसिकली मोस्ट ऑब्वियस वे इज बाय प्लेन। तो आप तीनों एरियाज आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे वो डेट लिखनी है कि जब आप इस शेंजन एरिया के अंदर एंटर हो रहे हैं। सो इफ़ यू हैव गिवन मल्टीपल कंट्रीज और मल्टीपल स्टेट्स इन द पॉइंट नंबर 26, तो यहाँ पे आपने जब भी किसी भी पहली स्टेट के अंदर एंटर होना है तो वो आपने वहाँ की डेट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैंड बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं तुर्की के साथ, तो ग्रीस तुर्की के साथ फर्स्ट वन ऑफ द कंट्रीज है जहाँ आप शेंजन एरिया के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो
तो आपने वो डेट लिखनी है। तो अगर आप बाई प्लेन एंटर कर रहे हैं तो आप ये डेट लिखेंगे जिस दिन आप वहाँ पे लैंड करेंगे, राइट। और डिपार्चर डेट पूछ रहा है कि आप कहाँ कब लीव करेंगे फाइनली अपने एरिया का। इंटेंडेड और डिपार्चर फ्रॉम द शेंजन एरिया आफ्टर द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे। अब अगर आपकी स्टे खत्म हो गई है तो आप यहाँ से कब लीव करेंगे। लेट्स सपोज वी आर आस्किंग 20th ऑफ 2025 लिविंग। फिंगरप्रिंट्स अगर आपने दिए हैं तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स बेसिकली अगर आपका 10 साल के अंदर पहले शेंजन में विजिट हुआ है तो आपने बेसिकली फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स दिए होंगे, तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखनी है। तो सी करके आपने यस करके यहाँ पे आप अगर डेट आपको पता है अगर वो दे सकते हैं, तो अगर स्टिकर के ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ है तो वो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। दिस ऑल्सो वेरी गुड अगर आप के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो। दिस जस्ट हेल्प्स इन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कि आप पहले भी गए हुए थे वापस आए हैं। सो इफ़ यू नो दैट इन्फॉर्मेशन जस्ट फिल इट आउट। लेट्स गो ऑन टू द पॉइंट 30 एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। सो लेट्स सपोज अगर आप स्पेन से किसी और कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ का वीज़ा आपके पास है। लेट्स सपोज यू आर नॉट कमिंग बैक टू पाकिस्तान राइट आफ्टर विजिटिंग स्पेन। सो यहाँ पे आपने उसका फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं यूएई जा रहे हैं, डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो आपका वीज़ा तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे इशू हुआ होगा। तो वो आपने लिखना है यहाँ पे यूएई, उसका वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी फ्रॉम एंड वैलिडिटी एंटिल, उसका बेसिकली उसका वीज़ा की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने ऐड करनी है। ओके, पॉइंट नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इन्वाइटिंग पर्सन। अगर आपको कोई इन्वाइट कर रहा है स्पेन से तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। इफ़ नॉट एप्लीकेबल, होटल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है या टेम्प्रेरी रेजिडेंस जो अकोमोडेशन जो आपने वहाँ पे ली है वहाँ इसका नाम लिखना। तो लेट्स सपोज यहाँ पे लिख देते हैं ABC होटल मैड्रिड स्पेन। उसके बाद आपने उसकी अदर इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया आपका, यहाँ पे मैसेज आ रहा है एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग पर्सन होटल टेम्परेरी अकोमोडेशन। सो बेसिकली आपने यहाँ पे उसका एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर। So basically this information you can get from Google and also from booking.com. So I can make a separate video on that कि आप वहाँ से information कैसे extract करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। Similarly telephone number, उसका information यहाँ पे भी आप get कर सकते हैं। So this is another issue जो मैं रेज करना चाह रहा था। I search a lot, जो यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका व्यू देखते हैं तो ये प्रिंट में भी अच्छा नहीं आता। ये आप अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी ठीक तरह से शो नहीं होती है, राइट। सो मैं आपको इसका कैच बताता हूँ, इसको मैं बताता हूँ आपसे कैसे राइट डाउन करना है। सो बेसिकली आप इसमें एक टेक्स्ट राइटिंग का एक होता है टैब, आप इसको यहाँ के क्लिक करें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपने इसका टेलीफोन नंबर आपने लिखा, ठीक है। सो बेसिकली आपने इसको यहाँ पर ड्रैग कर देना, राइट। इसका आप टेक्स्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, विड्थ स्ट्रोक बड़ा कर सकते हैं, जो भी आप इसके साथ एडिटिंग करना चाहें आप इसके साथ कर सकते हैं। बेसिकली स्पेन के वीज़ा के साथ मैंने देखा ये प्रॉब्लम है, देयर आर मल्टीपल फील्ड्स दैट आर इफेक्टेड बाय दिस इशू। सो मैंने जब इसको फिल किया था तो मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम आया था। तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये देखा था कि इसको कैसे किया जाता है, इसको कैसे इन्फॉर्मेशन को फिल किया जाता है और कैसे बेसिकली कैसे करना चाहिए, राइट। Another information that I got while filling this form is that they said that just print out this form and write it down manually. So, which is again a tedious job. So, because हाथ से लिखने में you can make some mistakes. So just copy it from the source and just paste it here. So let's move on. एड्रेस लिख लिया आपने, ईमेल एड्रेस लिख लिया, उसका फ़ोन नंबर लिख लिया। सॉरी, द फ़ोन नंबर में ये चीज़ें नहीं आती। सो जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने लिख ली। उसके बाद उसका नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। हमें तो कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई या इनवाइट नहीं कर रही तो आप एन लिखेंगे। अगेन यहाँ पे भी ये वही इशू है, तो आप अगेन यहाँ पे साइड पे राइट करके एन लिख के, राइट, यहाँ पे टेक्स्ट फिल ना करें, इसको कॉपी पेस्ट करें। मेक श्योर दिस इज लुकिंग वे बिगर देन द स्पेस दैट वी हैव। So just write, make sure it covers in the area that we have and don't overflow from the field. That will not look nice. Okay.
सो उसका कह रहे हैं कि उसका सरनेम बताएं, एड्रेस बताएं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. आप सिंपली कॉपी इट हियर एंड पेस्ट इट हियर. ऐसे लिख दें इसको, अगेन पेस्ट करते हैं. आई विल जस्ट डू इट हियर. लेकिन सब फील्ड में ये प्रॉब्लम है, राइट. 33 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन एप्लीकेशन स्टे इज कवर्ड. कि आपका जो कॉस्ट है वो कौन कवर कर रहा है. इफ यू आर अप्लाइंग एज अ मेन एप्लीकेंट तो बेसिकली यू आर कवरिंग योर सेल्फ, राइट. तो आप कैश के जरिए उसको कवर कर सकते हैं अपने मीन्स, ठीक है. आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं स्पेन में, आप वो यूज़ कर सकते हैं. प्रीपेड आपकी अकोमोडेशन, क्योंकि आप होटल बुकिंग्स पहले शो कर रहे हैं तो आपकी प्रीपेड अकोमोडेशन होगी. ट्रांसपोर्ट अगर आपने पहले से बुक की हुई हो तो बेसिकली यू कैन जस्ट चेक मार्केट हियर एज वेल, राइट. अगर आपने ट्रांसपोर्ट बुक नहीं की हुई, जस्ट लीव इट ब्लैंक एंड यू कैन जस्ट शो इट दैट आई हैव कैश टू अकोमोडेट दोस चेंजेस. एंड सेकेंडली, अगर आप खुद इस चीज़ को कवर नहीं कर रहे, कोई कंपनी कोई स्पॉन्सर आपको कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं. तो वो कह रहा है कि अगर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन 30 तो 31 में फिल की है, जो कि हमारे केस में नहीं है, तो हम अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे हैं, माइनर हैं, तो आप अपने फादर की जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं. और किस मीन में वो आपको फुलफिल कर रहे हैं, आप कैश की सूरत में कर रहे हैं या ऑल अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, सारे मीन्स आपके कवर कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से हम यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं. बेसिकली हम एक और वीडियो में बात करेंगे माइनर्स के, क्योंकि दैट डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ डिस्कशन. इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. सो ऑल द पॉइंट नीड्स टू बी एड्रेस अकॉर्डिंगली. सो हम इसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट. So point number 34, again very important. Name the person who is filling the form, right? So in case you are filling your form yourself, you don't need to write anything here. Just write a not applicable. But in case of minors, or in case you are filling a form for someone else, you just need to write down their names and surname and a first name, and also give their emails and address and also their phone numbers. So this is the last point in the 34th number, राइट. सो ये 34th वो पॉइंट है कि अगर आप किसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे आएगी. यू डोंट नीड टू हाइड. इफ समवन एल्स इज फिलिंग योर फॉर्म, जस्ट राइट डाउन देयर नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस. दैट विल जस्ट मेक योर वीजा एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गर, दैट समवन इज हेल्पिंग यू फिलिंग द फॉर्म. जिसके बाद आपने इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है. फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद आपका प्लेस और डेट वो होगी जो आपकी अपॉइंटमेंट डेट होगी. अपॉइंटमेंट को हम एक न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसके बाद आपने अपनी सिग्नेचर करनी है यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर, इस बॉक्स के अंदर. सो बेसिकली फॉर माइनर्स, आपके जो गार्डियंस होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, वो यहाँ पे फॉर्म को फिल आउट करेंगे और यहाँ पे उन्हीं का सिग्नेचर आएगा. तो सिग्नेचर ऑफ द माइनर, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंटल अथॉरिटी, लीगल गार्डियन, जहाँ पे एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो जस्ट वांट टू मेक श्योर यहाँ पे एक सिग्नेचर गार्डियन की होने चाहिए और डेट एंड बर्थ, डेट एंड प्लेस जब आपका अपॉइंटमेंट होगा. तो अपॉइंटमेंट को भी हम एक न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इस सारे फॉर्म को फिल करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है और इसका प्रिंट आउट ले लेना है. और इसके साथ आपने यहाँ पे एक और जो चीज़ है, 2 फोटोज़ आपने यहाँ पे अटैच करनी है. अटैच का मतलब है एक आप यहाँ पे पेस्ट कर दें और एक साथ में आज यहाँ पे स्टेपल कर दें, ठीक है. तो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म. सो आई थिंक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल आई हैव लर्नड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. So I just wanted to make sure I put all of this in a video so that if you're also going to file your visa form yourself without going to anyone else, so आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए. और मैंने क्योंकि इन्फॉर्मेशन मल्टीपल सोर्सेज से गैदर की है, so I think I have put together all of the information so that you can do it yourself. Even though अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, because I had a lot of questions and I have researched a lot and talked with a lot of people, so उसके बाद ये मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मैंने ये फॉर्म फिल करने के काबिल हुआ और इतनी जल्दी ये मैंने फॉर्म फिल किया है. सो व्हेन यू स्टार्ट योरसेल्फ, आई एम श्योर यू विल हैव सम मोर क्वेश्चंस हियर. तो आप बेसिकली जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी वे. So let's wrap up this video here. Good luck for your visa application and I see you in another video. Bye.